हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर्यन श्रीवास्तव और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन। हम लॉज ऑफ मोशन में ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में पढ़ते हैं। ग्रेविटेशन में हम क्या पढ़ेंगे? प्लैनेट्स के मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। प्लैनेट्स मोशन। तो प्लैनेट्स के मोशन को हमारे डिफरेंट साइंटिस्ट ने स्टडी किया और एक फेमस साइंटिस्ट थे टाइको ब्रेही। उन्होंने क्या किया? उन्होंने 30 इयर्स तक प्लैनेट्स के मोशन को स्टडी किया विदाउट एनी टेलीस्कोप और 30 इयर्स का डेटा कंपाइल किया और अपने एक असिस्टेंट को दिया जिनका नाम केपलर था। केपलर ने उस 30 इयर्स डेटा को कंपाइल करके 3 लॉज में लिख दिए। तो वही केपलर लॉज हम पढ़ते हैं। केपलर लॉज क्या हैं? लॉज रिलेटेड टू प्लैनेटरी मोशन, जो प्लैनेटरी मोशन को डिफाइन कर रहे हैं कि हमारा मोशन कैसा होगा और डिफरेंट चीजें। लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो केपलर का पहला लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हमारा प्लैनेट्स किस ऑर्बिट में घूम रहा है, उसका शेप क्या होगा वो देखेंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि प्लैनेट्स हमारे इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। ये हमारा इलिप्स का शेप है। इलिप्स में हमारे पास 2 फोकस होते हैं। ये हमारा सेंटर है। अगर इसमें 2 फोकस पॉइंट होते हैं, F1 और ये F2। और प्लैनेट हमारा रिवॉल्व कर रहा है। हमें पता है सन के अराउंड प्लैनेट रिवॉल्व करता है। अब सन हमारा किसी भी फोकस पर हो सकता है। तो सपोज सन हमारा यहाँ पर है, इसको डिनोट कर देते हैं S से। ये हमारा प्लैनेट। तो लिख सकते हैं, ये हमने वेलोसिटी को शो किया है। प्लैनेट्स revolve in an elliptical orbit around Sun with Sun being at one of the focus। अब अलग अलग ऑर्बिट के लिए सन हो सकता है इस फोकस में हो या फिर इस फोकस में हो सकता है। तो इतना पहले नोट करेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट लॉ है। तो प्लैनेट हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा और सन हमारा कोई भी एक फोकस में रहेगा। सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड है हमारे पास लॉ ऑफ एरियाज। अब लॉ ऑफ एरियाज में क्या होता है, इसको हम डिराइव भी करेंगे। तो सबसे पहले लॉ देखते हैं। अगर ये हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट है ऐसा कुछ, और प्लैनेट सपोज
ये हमारा सन है। प्लैनेट सपोज पी से पी डैश आने में डेल्टा टी टाइम लेता है, पी से पी डैश आने में डेल्टा टी टाइम लेता है। सन के साथ तो इनिशियली ये वाली लाइन थी पी वाली, और ये पी डैश वाली, ये कुछ एरिया स्वीप कर रहा है टाइम इंटरवल डेल्टा टी में। और सेम अगर हम बात करें किसी भी दो इंस्टेंट पर ए और ए डैश पर, सपोज यहाँ पे भी हमारा ए से ए डैश आने में डेल्टा टी टाइम लगा, तो यहाँ पे जो एरिया स्वीप हो रहा है ये दोनों एरियाज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम अगर लिख लेते हैं हम एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट with the sun in equal time intervals remains same। तो इक्वल टाइम इंटरवल में हमारा एरिया सेम रहेगा। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एरिया डिफरेंट होना चाहिए, बट हम इसको डिराइव भी करेंगे कि हमारा ये जो एरिया A1 है और ये जो एरिया A2 है ये दोनों इक्वल होगा अगर P से P डैश आने में भी डेल्टा टी टाइम लगा, A से A डैश आने में भी सेम टाइम डेल्टा टी लगा है तब। तो सेम टाइम इंटरवल में सेम एरिया स्वीप करेगा। हमारे पास प्लैनेट का ऑर्बिट पता चल गया और ये हमने एरिया का थ्योरम डिफाइन किया है। थर्ड हम देखते हैं हमारा प्लैनेट का टाइम पीरियड कितना होगा, एक रिवॉल्यूशन कितनी देर में कंप्लीट करेगा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो भी हमारा केपलर का थर्ड लॉ बताता है। तो केपलर का थर्ड लॉ क्या है, लॉ ऑफ, हमारा टाइम पीरियड होता है तो लॉ ऑफ पीरियड्स। तो लॉ ऑफ पीरियड्स हमारा क्या है कि जो टाइम पीरियड है रिवॉल्यूशन का, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इसको भी हम प्रूफ करेंगे। टी क्या है, टाइम पीरियड, आर हमारा क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट या फिर सेमी मेजर एक्सिस। अब सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। सेमी मेजर एक्सिस लेंथ। अब इलिप्स क्या, हमें कुछ प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, जैसे कि अगर ये इलिप्स है, फोकल पॉइंट F1 F2, और ये जो हमारा ज़्यादा बड़ी लाइन है, जो बड़ी एक्सिस हमें दिख रही है, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, और ये है हमारा माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस का लेंथ, इसका आधा क्या हो जाएगा, सेमी मेजर एक्सिस।
इसका आधा क्या हो जाएगा, सेमी माइनर एक्सिस। ए क्या है, सेमी मेजर एक्सिस। जनरली हमें रेडियस गिवन होता है ऑर्बिट का, हम सर्कुलर मान के सॉल्व करते हैं। इसका डेरिवेशन भी हम ऑर्बिट को सर्कुलर मान के करेंगे। तो पहले इतना नोट कर लें। देखते हैं लॉ ऑफ एरियाज को, इसका डेरिवेशन देखते हैं। हमारे पास क्या था कि अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट है और पार्टिकल हमारा, प्लैनेट हमारा P से P डैश में गया और सपोज यहाँ पे dl डिस्टेंस कवर करता है। dl क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन dt टाइम। हमने एक टाइम मान लिया, स्मॉल इंटरवल कंसीडर किया है कि dt टाइम में कितना एरिया कवर कर रहा है। ये हमारा सन है और ये प्लैनेट के साथ इसका रेडियस r। ये हमारे पास r है। इस डायग्राम को अगर यहाँ पे बनाएं तो ऐसा कुछ दिखेगा। ये r हमारे पास, इस प्लैनेट की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी v। तो dl हमारा कितना आ जाएगा, dl इक्वल टू, देखते हैं हमें पहले v की जरूरत पड़ेगी या फिर नहीं। P से P डैश तक हमें इसका एरिया फाइंड करना है, ये पूरा एरिया। हम एक क्या काम करते हैं, एक छोटा सा सर्कल ले लेते हैं। हम इस सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे, सर्कल जिसका रेडियस क्या है r। इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं, इतने पार्ट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि पार्टिकल हमारा P यहाँ पे है, ये वाला हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, ठीक। यहाँ पे सपोज ये सेक्टर जैसा दिख रहा है, ये हमारा थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। अब एरिया ऑफ सेक्टर हमारा क्या होता है, सबसे पहले तो देखते हैं। हमें पता है सर्कल में, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई r स्क्वायर। अगर थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है तब इस सेक्टर का एरिया कितना आएगा उसको देखते हैं। तो 360 डिग्री के लिए, पूरे के लिए कितना एंगल है, पाई r स्क्वायर। 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर अपॉन 360। तो थीटा एंगल के लिए कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। ये आना चाहिए। 360 को हम 2 पाई लिख सकते हैं,
पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। इसको हमें रफ में लिखना है, ये हमारे पास क्या है, रफ है। ये हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कैसे आया है। 360 को लिख सकते हैं 2 पाई इंटू थीटा, पाई से पाई कैंसिल, हाफ आर स्क्वायर थीटा आ चुका है हमारा फॉर्मूला। पहले इतना नोट कर लें। इसको हम ब्रेक भी कर सकते हैं, हाफ आर इंटू आर थीटा। अगर ध्यान से देखें तो हाफ बेस हमारा क्या है, रेडियस, और इसका लेंथ क्या है, आर थीटा आएगा, क्योंकि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इस डायग्राम को हम दोबारा भी बनाएंगे। ये क्या हमारा आर्क लेंथ। तो पहले तो इतना नोट कर लें। अब हम वापस से यूज़ करेंगे, तो हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है हमारा आर, और हाइट क्या है, इस आर्क को मान सकते हैं हाइट। अब हम वापस से एक प्रॉपर डायग्राम बनाते हैं। ये आर, ये हमारा पॉइंट पी, ये पी डैश, ये हमारे पास आर, ये हमारे पास थीटा, ये हमारे पास था डीएल। तो यहाँ से एरिया कितना आ जाएगा, डीए इक्वल टू हाफ बेस है आर इंटू डीएल। डीएल कितना आएगा, डीएल एंगल हमारा है थीटा, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ से डीएल आ जाएगा हमारे पास आर थीटा। तो हाफ आर इंटू आर थीटा, हाफ आर स्क्वायर थीटा। अब हमने देखा था इक्वल टाइम इंटरवल्स में सेम एरिया कवर करता है, तो हमें एरिया को टाइम के टर्म्स में रखना होगा। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dA अपॉन dt इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन आर, हमारा चेंज नहीं हो रहा है, डी थीटा अपॉन डी टी। ये आएगा, टाइम के साथ साथ थीटा चेंज होगा, आर हमारा चेंज नहीं होगा। इसको सिंपली सर्कल में मान सकते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट को कंसीडर कर सकते हैं। डी थीटा बाई डी टी हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा लिख सकते हैं। एस डी थीटा बाई डी टी हमारा क्या होता है, ओमेगा एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड। तो यहाँ पे डी ए अपॉन डी टी आ गया हमारे पास हाफ आर स्क्वायर ओमेगा, ये आ गया। अब हम एक काम करते हैं, अगर हम m से ऊपर मल्टीप्लाई करें, m से नीचे मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास क्या आएगा, डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू हाफ
1/2m mr² ओमेगा। ये आएगा हमारे पास। m क्या है इस प्लैनेट का मास, m है प्लैनेट मास। अब mr² ओमेगा हमारा क्या दिख रहा है, I इंटू ओमेगा जैसा दिख रहा है। एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं mr² ओमेगा इक्वल टू L। L हमारा क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम उस प्लैनेट का सन के अबाउट। अब हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे। नाउ देयरफॉर dA/dt इक्वल टू 1/2m, वहाँ पे हमारा L आ जाएगा, L/2m आ चुका है। तो dA/dt को हम लिख सकते हैं L/2m। एरिया हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमें ध्यान देना है, यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट नहीं कर रहे हैं। ये अगर प्लैनेट है और ये सन है तो इनके बीच में आपस का इंटरनल फोर्स लग रहा है, इंटरनल फोर्स अट्रैक्ट्स। इंटरनल फोर्स की वजह से यहाँ पे अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से प्लैनेट घूम रहा है। सो नो एक्सटर्नल, हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। तो ना ही हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स है, ना ही एक्सटर्नल टॉर्क है। तो अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 होता है उस केस में क्या होता है, पहले इतना नोट करें पॉज करके। अब हमारे पास अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो उस केस में क्या होगा, ये इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए। सो एस टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू 0, एक्सटर्नल टॉर्क 0 है। टॉर्क हमारा क्या होता है, dL/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा फोर्स के बराबर होता है, वैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमारा टॉर्क के बराबर होता है। अगर टाउ को 0 होना है तो L क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। सो dA/dt कैसा आ जाएगा, L भी कांस्टेंट और
यहाँ पे लिख लेते हैं। सो फ्रॉम 1, L तो कांस्टेंट है, मास हमारा चेंज नहीं हो रहा है प्लैनेट के मूवमेंट की वजह से, तो पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमारा dA/dt 1 इक्वल टू dA/dt 2, ये हम नोट कर सकते हैं। तो अगर एरिया में कुछ चेंज हो रहा है, दो पार्ट्स को हमने कंसीडर किया है, तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर टाइम सेम होगा, यहाँ पे अगर सो इफ टाइम इंटरवल इज सेम, तो हमारा क्या आएगा, A1 इक्वल टू A2, dt और dt दोनों तरफ से कैंसिल आ जाएगा, एरिया क्या आएगा, इक्वल एरिया आ जाएगा। अब हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो आया था, हमारे पास dA/dt ये आया था L/2m। L को हम R क्रॉस P भी लिखते हैं। P हमारा क्या है, मोमेंटम है, तो R बार क्रॉस M V बार अपॉन 2m, तो यहाँ से M R बार क्रॉस V बार अपॉन 2m, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। M और M को हम कैंसिल कर सकते हैं। V हमारा है वेलोसिटी, R क्रॉस V क्या आ जाएगा, V इंटू R साइन थीटा, इनके बीच में जो भी एंगल होगा वो। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे पास ये सन है, ये A पॉइंट, ये हमारा B पॉइंट और ये हमारा C पॉइंट। A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें बताना है वेलोसिटी A और B और C को अरेंज करना है, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम हमारा कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे मान लेते हैं वेलोसिटी VA है, तो MVA एंगुलर मोमेंटम A पर और B पर देखते हैं। पहले हम A और C का देखते हैं। MVA इंटू RA इक्वल टू MVC इंटू RC, M तो सेम है, कैंसिल हो गया, तो VA अपॉन VC आ गया, RC अपॉन RA। ये हमारे पास RA है, RA हमारा ज़्यादा है, तो VA क्या आएगा, यहाँ से क्या दिख रहा, V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो जिसका R ज़्यादा उसका V कम, जिसका R ज़्यादा उसका V कम, तो R किसका ज़्यादा है, A वाले का, तो
इसका वेलोसिटी कम आएगा। तो पहले इतना पॉज करके नोट करें। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, आर ए हमारा ज़्यादा है, एस आर ए इज़ ग्रेटर देन आर सी, तो हमारा क्या आ जाएगा, वी सी इज़ ग्रेटर देन वी ए। आर बी हमारा क्या है, सन से बी तक का डिस्टेंस, सन से बी तक का डिस्टेंस। आर बी हमारा इन बिटवीन लाई कर रहा है, ए से तो कम है। आर बी हमारा क्या है, ए से कम है पर सी से ज़्यादा है। देयरफॉर हम यहाँ से पे लिख सकते हैं वी सी सबसे ज़्यादा आएगा, फिर हमारा वी बी आएगा, फिर हमारा वी ए आएगा। जिसका रेडियस कम उसका वेलोसिटी ज़्यादा। तो ध्यान रखना हमें, जो सन के पास होंगे पॉइंट, सन के पास वाले को बोलते हैं पेरिहीलियन, और सन से दूर है इसको बोलते हैं एपहीलियन। तो पेरिहीलियन, एपहीलियन, तो ये दोनों पॉइंट को ध्यान रखना। सबसे क्लोजर पॉइंट पेरिहीलियन और सबसे फारदेस्ट पॉइंट एपहीलियन। अब हम थर्ड लॉ का प्रूफ देखेंगे, केपलर्स थर्ड लॉ प्रूफ। थर्ड लॉ हमारा क्या था, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिट रेडियस का होल पावर 3। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए सर्कुलर ऑर्बिट को कंसीडर करेंगे। ये हमारा प्लैनेट, ये हमारा सन। फॉर इजी कैलकुलेशंस ऑर्बिट is assumed to be circular। अब देखते हैं टाइम पीरियड कितना आएगा। मान लेते हैं ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है v से, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है v, और इसका रेडियस है हमारे पास स्मॉल r। टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ पे डिस्टेंस कितना आएगा, 2 पाई। हमने रेडियस को कैपिटल R लिया है
तो यहाँ पे भी कैपिटल R लिख लेते हैं, 2πr/v। अब हम v को कैसे फाइंड करेंगे उसको देखते हैं। यहाँ पे हमारा सन है और ये प्लैनेट है। सन का मास मान लेते हैं, इसको हम डिफाइन भी करेंगे न्यूटन्स, जब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। अभी दो बॉडीज के बीच में यहाँ पे सन का मास मान लेते हैं कैपिटल M, प्लैनेट का मास मान लेते हैं स्मॉल m। इनके बीच का डिस्टेंस है कैपिटल R। तो यहाँ पे सन प्लैनेट को अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन हो रहा अंदर की तरफ और प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट परफॉर्म कर रहा है। ये हमारा F। तो F आया हमारे पास Gmm/r²। यहाँ से F को हम लिख सकते हैं mv²/r = Gmm/r²। m से m कैंसिल, r से एक r कैंसिल। v²/r क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ से v आ गया √Gm/r। यहाँ पे हमारा कैपिटल R लिखेंगे, कैपिटल R²। अब हम क्या करेंगे, ये मान लेते हैं फर्स्ट और ये सेकंड। सेकंड को फर्स्ट में पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लैनेट को सन अट्रैक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है, और वही रिस्पॉन्सिबल है इस वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करने के लिए। ये पॉइंट है, इसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है। अब हम सेकंड वाले को फर्स्ट में पुट कर देंगे। हमारे पास m यहाँ पे कौन सा है? कैपिटल M1। कैपिटल M क्या है? मास ऑफ द सन। पुट 2 in 1। पुट करते हैं t = 2πr/रूट v का वैल्यू Gm/r ये आएगा। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो t² = 4π²r², रूट हट जाएगा Gm, ये वाला r ऊपर चला जाएगा, तो t² आ गया 4π²/Gm × r³। तो यहाँ से हमें क्या मिला? अब सन का मास कांस्टेंट है, g को हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, तो यहाँ से आ गया t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। इसको नोट कर लें।